नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। चलिए हमेशा की तरह आज के दिन की भी शुरुआत करते हैं द स्पीकिंग ट्री के आर्टिकल के साथ। तो आज यहाँ पर बात करने हैं लर्न वेयर टू लुक, कहाँ देखना है ये सीखना होगा हमें। तभी जो है ज़िंदगी में खुशी आएगी, प्रेम की भावना जो है वो जगेगी। तो यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं स्टार्टिंग में कि मुझे एक पक्षी ने मुझे इनवाइट किया अपने संसार में, तो मैंने यहाँ पर क्या क्या एंजॉय किया, क्या क्या देखा। तो स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं कि जब सुबह का जब सूरज उगता है तो साथ में ठंडी हवा का जो झोंका था वो भी लहरा रहा था। तो ये चीज़ महसूस की। और रात को जो बारिश हुई थी जिससे पूरी की पूरी धरती भीग चुकी थी, तो ये चीज़ देखी। इसके अलावा जो उगता हुआ सूरज था उसकी जो किरणें थी जब वो पानी के ऊपर पड़ रही थी, जो रात को बारिश हुई थी जिसकी वजह से एक अलग से एक कलर बैंड बनना शुरू हो गया जिसको हम रेनबो भी कह देते हैं। तो वो भी जब देखा तो उसको भी देख के अलग से ही खुशी एक निकली मन से। इसके अलावा जो पक्षी थे वो चहचहा रहे थे, अपने अपने गाने जो थे वो गा रहे थे, तो उनको जब सुना तो भी एक अच्छी फीलिंग आई। जो बटरफ्लाईज थी, जो यहाँ पर तितलियाँ थी, वो भी जैसे पक्षी गाने गा रहे थे बिल्कुल उसी तरह उनके ताल से ताल मिलाकर चल रही थी। और ये सब कुछ यहाँ पर उन्होंने देखा, बहुत अद्भुत नज़ारे देखे, साथ ही साथ अद्भुत जो साउंड थे वो सुने। तो ये एक देखने का तरीका इन्होंने सिखाया है कि हमने सीखना है वेयर टू लुक, कहाँ देखना है। तो जहाँ देखेंगे उसी तरह के विचार अंदर जाएंगे, तो उसी तरह की फीलिंग अंदर जो है आपके पैदा होगी। तो यहाँ पर रेफरेंस ले रहे हैं कि जैसे बाइबल कहता है द किंगडम ऑफ हेवन इज विद इन यू, कि अगर स्वर्ग की आप खोज में निकलते हो तो वो आप ही के अंदर है। तो गीता भी ऐसे कहती है कि हैप्पीनेस इज विद इन, कि आप ही के अंदर ही खुशी का संसार है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसको बाहर जो है ना वहां पर ढूंढते हैं। हम पदार्थ की जो हम रिसर्च में चले जाते हैं उसमें ढूंढते हैं, जो बाहर की एक्टिविटीज होती हैं वहां पर ढूंढते हैं। और वहां पर ढूंढते ढूंढते हम इतनी दूर चले जाते हैं कि जो यहाँ पर सच में जो सच्चाई होती है, जिसने हमें खुशी देनी है, उससे हम बहुत दूर चले जाते हैं, उसको भूल ही जाते हैं। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर बात करें कि बहुत जितने ज़्यादा केसेस आते हैं अनहैप्पीनेस के, अगर हम खुश नहीं हैं, अगर हम उदास रहते हैं, तो उसका यही रीज़न सबसे ज़्यादा होता है कि हम ये उम्मीद लगाकर चलते हैं कि दूसरा हमारे बारे में क्या सोचेगा अगर हम इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम कह सकते हैं कि हम जब हमेशा ये सोचना शुरू कर देते हैं कोई भी काम करने से पहले कि दूसरा हमारे बारे में क्या सोचेगा, तो फिर वो काम शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। तो वो इनिशिएटिव जो आप लेना चाहते हो वो किसी रिजल्ट तक पहुंचता ही नहीं है, क्योंकि आपने इनिशिएटिव लेने से ही आपने अपने कदम पीछे हटा लिए। तो हमें सीखना चाहिए कि हमें जो ये उम्मीदें हैं ना, हमें दूसरा हमारे बारे में क्या सोचेगा, इसको हमने कैसे अवॉइड करना है। हमें जो है अपने प्रेम से आगे बढ़ना है, ना कि ये देख के कि दूसरा हमारे बारे में क्या सोचेगा। सो हैप्पीनेस, जिंदगी जीने का तरीका, देखने का तरीका, ये सब चीज़ें जो है आपकी ज़िंदगी की एक्टिविटीज़ जो है वो आपकी ज़िंदगी को बदल सकती हैं, एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो प्रदान कर सकती हैं। तो इस आर्टिकल में बात करने जा रहे हैं लिक्विडिटी के बारे में। तो आरबीआई के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, तो उन्होंने रिसेंटली यहाँ पर कहा है कि जो लिक्विडिटी है ना, तो अगर उसमें किसी तरह का भी विड्रॉल आता है, अगर कोई पैसा खींच लेता है मार्केट से, तो फिर ग्रोथ को कोई ना कोई नुकसान तो यहाँ पर पहुँचेगा ही। तो यहाँ पर देखो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स में। तो यहाँ पर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के तहत भी इन्वेस्टमेंट आती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तहत भी इन्वेस्टमेंट आती है। तो अगर कोई अपनी इन्वेस्टमेंट वापस खींचता है तो लिक्विडिटी जो है उस वो खत्म हो जाएगी, कम होनी शुरू हो जाएगी। अगर लिक्विडिटी में कोई भी इम्पैक्ट पड़ेगा तो ग्रोथ के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। जो क्रेडिट अवेलेबल होना था किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, वो क्रेडिट खत्म होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट्स का जो काम है वो रुक जाएगा या डिले होना शुरू हो जाएगा। तो और पहले से ही जो लोन से पैसा लेकर उस काम को शुरू किया था उसके ऊपर और ब्याज जो है बढ़ता जाएगा, और जो नेट कॉस्ट निकलेगी उस प्रोजेक्ट की वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जितनी एस्टिमेशन होगी उससे ज़्यादा। तो यहाँ पर इकोनॉमिक रिकवरी की अगर बात करें तो अभी भी जैसे पूरे ब्रॉड लेवल तक इसको अभी फैलना चाहिए था, इसका बेस अभी तक नहीं फैला है।
अभी भी जो है कमज़ोर ही है इसकी कड़ी। तो यहाँ पर अगर अगर इसको सही करना है तो हमें जो है ना पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ानी होगी, जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनमें। तो भारत भी यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू किए गए हैं। अगर आप बात करो दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेस वे, वहाँ पर एक अलग से इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, तो उसके ऊपर भी पैसा काफ़ी लग रहा है, काफ़ी बड़ी लागत है उस प्रोजेक्ट की। इसके अलावा नेशनल पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, तो उसके अंदर भी बहुत बहुत सारे प्रोजेक्ट है, जिसमें 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की राशि जो है भारत सरकार ऑलरेडी यहाँ पर जो है उसने घोषित कर दिया है कि भारत सरकार देगी। इसके अलावा और भी पैसा जो है बाहर से जुटाया जाएगा। तो यहाँ पर एक रश चाहिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का, अगर ग्रोथ को अच्छे से हमने आगे एक्सप्लोर करना है, शोर अप करना है। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अभी जो आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत सरकार ने गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन, तो यहाँ पर इमरजेंसी के तौर पर जो भारत सरकार ने मदद यहाँ पर प्रोवाइड की है आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत, तो वो भी जो है सक्षम नहीं साबित हुई है, जिनके पास भी ये क्रेडिट आया है। तो यहाँ पर वो यही बात कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ अगर क्रेडिट की अवेलेबिलिटी हो जाती है भारत सरकार की तरफ से, तो उससे कोई अपने आप में कोई ग्रोथ जो है ना वो इंड्यूस नहीं होगी, ग्रोथ पे ऊपर कोई भी पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगर हमने ग्रोथ को सही करना है तो हमें अपना जो कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, उसको सही करना होगा कि एक्टिवली वो पार्टिसिपेट करे हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर फंडिंग करने के लिए। तो कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट भी इसको बोलते हैं, कॉरपोरेट डेट मार्केट भी इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर कोई भी कॉरपोरेट जो होता है वो डेट इशू कर देता है, जहाँ बॉन्ड इशू करता है, जिसको फिर इन्वेस्टर्स जो है वो खरीदते हैं, और जो पैसा यहाँ पर जाता है कॉरपोरेट के पास, फिर उसी पैसे के ऊपर कोई ना कोई रिटर्न जो है इन्वेस्टर को मिलता है। तो इस तरीके से जो कॉरपोरेट्स होते हैं वो मार्केट से पैसा उठाते हैं। तो यहाँ पर जो मार्केट से पैसा उठाते हैं तो फॉरेन कंपनीज भी यहाँ पर इन्वेस्ट करती हैं, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, डोमेस्टिकली भी इन्वेस्टर्स यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, और उनको कोई ना कोई रिटर्न जो है आने वाले समय में मिलती है उसी पैसे के ऊपर। तो इस तरीके से बड़े बड़े कॉरपोरेट जो है पैसा जुटाते हैं। जो नए नए स्टार्टअप्स होते हैं वो भी इसी तरीके से पैसा जुटाते हैं मार्केट से। जितनी बढ़िया टेक्नोलॉजी कोई ऑफर करता है, अगर उसका ट्रस्ट बन जाता है मार्केट में, तो उतने ही जल्दी से जो है इन्वेस्टर्स आते हैं आगे उस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो और जितना ट्रस्ट बढ़ता जाएगा उतना इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाएगी, और उतना ही उसका एसेट साइज है उस कंपनी का वो भी बढ़ता जाएगा। और बाद में क्या फ़ायदा होगा, जहाँ कहीं भी उस कंपनी ने इन्वेस्ट करना है या नया कोई प्रोजेक्ट खोलना है, तो वहाँ पर पैसा लगाया जाएगा और प्रॉफिट जो है उसके ऊपर फोकस किया जाएगा आने वाले समय में। और आगे बात कर रहे हैं कि जो डेवलपिंग और मिडिल इनकम इकोनॉमीज हैं पूरे वर्ल्ड में, बहुत सारी ऐसे मिडिल इनकम इकोनॉमीज हैं जिनका जो बॉन्ड मार्केट साइज है वो 30%, उनकी जो जीडीपी का 30% उससे भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर भारत की अगर बात करें तो अभी भी जो 17% ऑफ जीडीपी के आसपास हमारा यहाँ पर बॉन्ड मार्केट साइज है, तो इसको अभी भी हम एक और एक्सपोर्ट कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। इसकी क्षमता जितनी बढ़ेगी उतने ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ पर फंडिंग की कमी नहीं होगी। तो आरबीआई ने भी यहाँ पर काफ़ी मूव्स लिए हैं कि इसको जो है मार्केट डिज़ाइन जो है, इसका जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप है, इसको सही किया जाए और सही अप्रोच जो है यहाँ पर लगाई जाए। आगे बात कर रहे हैं जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जो पीएसयूज हैं, जो भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर चलाए जाते हैं, जिसके जो पूरी अथॉरिटी भारत सरकार के पास है। तो इन पीएसयू को भी भारत सरकार ने ही लगाया था। जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ के मामले में भारत बहुत ही पिछड़ा हुआ था, अगर बात करें हम 1950s और 60s की, तो उस समय पर भारत सरकार ने धीरे धीरे करके पीएसयूज लगाए थे कि भारत को इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी मिले। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ चलाने के लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट उन जमानों में बहुत कम होती थी। तो ये सभी के सभी अदारे भारत सरकार के चलाए हुए हैं, लेकिन अभी बहुत सारे पीएसयूज ऐसे हैं जो बहुत ही खराब हालत जिनकी हो चुकी है फंडिंग के मामले में, बहुत ही लॉसेस में चल रहे हैं। तो इनको भी अब धीरे धीरे करके भारत सरकार जो है बेच रही है, इनका स्टेक जो है इसको प्राइवेट कंपनीज के हाथ में बेच रही है, डिसइन्वेस्टमेंट जो है पीएसयूज में कर रही है। गिने चुने पीएसयूज ऐसे बचे हैं जो कि प्रॉफिट में है और सरकार को जो है फायदा पहुंचाकर यहाँ पर सरकार को फायदा दे रहे हैं। तो यहाँ पर बात करें जो इनकी सालाना जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 1.5 लाख करोड़ तक का है। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा है वो चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जब फंड जो है उसको हम इकट्ठा कर सके समय पर,
तो वो यहाँ पर उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर इनको कंटिन्यू रखना है। और इसके अलावा जो आरबीआई के जो पॉलिसी रेट्स होते हैं, जैसे हम जिसको रेपो रेट बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं, तो उसको अभी अनरिवाइज ही रखा है। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है आरबीआई की, तो उसमें कोई भी चेंजेस उसने नहीं किए हैं। तो ये भी जो है एक अच्छा काम कर सकती है। इसको चेंजेस ना करने का जो मेन मकसद यही था कि इन्फ्लेशन जो है ना, वो अक्टूबर में 7.6% तक बढ़ चुकी थी भारत में। तो यहाँ पर कंज्यूमर प्राइस जो इन्फ्लेशन है वो इतनी बढ़ चुकी है, तो इसको कंट्रोल भी करना है। तो इसलिए जो आरबीआई उसने एक पॉलिसी के साथ कोई भी छेड़छाड़ अभी तक नहीं की है। तो वैसे जो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है 2 से लेकर 6% के बीच में ही महंगाई को कंट्रोल करके चलती है, तो अभी 6% से भी ज़्यादा एक्सीड कर चुकी है। 7.6% ये परसेंट के ऊपर जो है जा चुकी है। चिंताजनक बात है। तो आरबीआई यहाँ पर इस तरह के जो टैक्टिक्स है उसको अपना रहा है, जो पॉलिसी रेट्स उसको चेंज नहीं कर रहा है, और कोशिश कर रहा है कि इस तरह से कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को फैसिलिटेट करे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फंडिंग है उसके रास्ते जो है प्रोजेक्ट्स तक पहुँचे, और जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका काम दोबारा से शुरू हो। अगर काम चल रहा है तो उनकी फंडिंग में कोई कमी ना आए और काम कंप्लीशन की ओर जो है वो बढ़े। तो आरबीआई यहाँ पर यही होप लगा रहा है कि जो इकोनॉमिक रिवाइवल है वो अच्छे से हो, जो कॉन्ट्रैक्शन है वो जल्दी से ख़त्म हो, और आने वाले समय में फिर दोबारा से जो हमारी ग्रोथ है वो पॉजिटिव में आए और अच्छे नंबर्स तक जो है डबल डिजिट ग्रोथ तक जो है हम बढ़े। हालांकि अभी तो -7.5% तक हमारी कॉन्ट्रैक्शन हो चुकी है जीडीपी की। तो अगर नेक्स्ट क्वार्टर की भी अगर हम बात करें तो वो 0 तक अगर पहुंच जाए, 1% तक अगर पहुंच जाए, तभी बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए। इस आर्टिकल में बात कर रहे हैं कि जो फार्म लॉज हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो ग्रेन फार्मर्स है उनके लिए नहीं है, और भी बहुत सारे यहाँ पर वर्ग है जिनको सपोर्ट जो है पहुंचती है। जिस तरह का भी फार्म लॉ यहाँ पर भारत सरकार बनाती है, तो बहुत सारे फार्मर ग्रुप्स हैं जिन्होंने अभी फार्म बिल्स को यहाँ पर सपोर्ट जहाँ पर एक्सटेंड की है, और दूसरी ओर यहाँ पर जो है बहुत सारे फार्मर्स ऐसे भी हैं जो इसको अपोज कर रहे हैं और एजिटेशन को और बढ़ाते जा रहे हैं। तो दोनों तरफ की बातें यहाँ पर फार्म बिल्स के रिगार्डिंग हो रही हैं। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल क्लियर है, जो यहाँ पर स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो भी ये टसल चल रहा है, वो इसके बीच में जो स्टेक होल्डर्स सिर्फ और सिर्फ फार्मर्स नहीं है, इनके अलावा और भी लोग हैं। तो पर्टिकुलरली यहाँ पर जो और ग्रुप्स हैं, इसमें बात की गई है गरीब लोगों की, तो उनका भी प्रॉपर स्टेक होता है फार्म पॉलिसीज में। तो भारत सरकार अगर कोई भी पॉलिसी बनाती है, कोई भी बिल लेकर आती है, उसकी जो यहाँ पर अप्रोच होती है वो कलेक्टिव अप्रोच होती है कि भारत के जन जन तक उसका फायदा पहुंचे। और अगर बात करें जो इंडियन फार्म प्रोड्यूस होता है उसका जो प्राइस निकलता है वो हमेशा जो एक्सपोर्ट मार्केट का जो यहाँ पर प्राइस जिस लेवल पर होना चाहिए उससे ज़्यादा ही होता है। तो ज़्यादा प्राइस है तो फिर एक्सपोर्ट करने में भी यहाँ पर दिक्कत होती है। तो यहाँ पर फार्म पॉलिसीज ही हैं जो इनको जो है कवर अप कर जाती हैं, यहाँ पर सब्सिडीज दे देती हैं, जो प्राइसेस हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं। और जो इसका ओरिजिनल पर्पस है कि सब तक अप्रोच पहुंचे, उसको अप्रोच करने में ये फार्म पॉलिसीज कामयाब रही हैं, और उसी जो वे के अकॉर्डिंग अभी भी काम कर रही हैं। जो इंडिया का जो ग्रेन स्टॉक है, जो यहाँ पर अनाज का भंडार है, काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर इसको भी फूड सिक्योरिटी के तौर पर इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है। अगर अनाज भंडार ज़्यादा है तो उसको स्टोर कैसे करना है, अगर स्टोरेज है तो अगर उसको टाइमली उसको निकालना है तो उसके लिए भी अच्छे से प्रोसेस होना चाहिए। जैसे यहाँ पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चलता है, उसके तहत गरीब लोगों को राशन कार्ड के हिसाब से वहाँ पर खाना मुहैया होता है, उनको ग्रेन्स मिलते हैं, गेहूँ मिलता है, चावल मिलता है। तो इसको और इंश्योर करने की ज़रूरत है कि इसकी अप्रोच जो है ना हर एक उस गरीब तक पहुँचे जिसको यहाँ तक अभी तक जो है इसकी सुविधा नहीं पहुँची है। कोई भी कहने का मतलब यहाँ पर भूखा नहीं सोना चाहिए। तो इसका यहाँ पर ये सब कुछ क्यों हो रहा है कि अभी जो है ना ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट हो रही है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर। जो एमएसपी इसका मतलब होता है कि जो यहाँ पर एक प्राइस आधारित कर दिया गया, मतलब उससे नीचे कोई भी खरीद नहीं करेगा। तो भारत सरकार ही इसको तय करती है, और भारत सरकार ही मोस्टली खरीद करती है अनाज की, चाहे गेहूं हो चाहे चावल हो। तो यहाँ पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस के हिसाब से ही करती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा, इसको अगर आप करो ना, इसका कंपैरिजन काफ़ी विभिन्न है। भारत के और राज्यों में देखो तो अगर एमएसपी की बात करो तो एमएसपी वहाँ पर मिलता ही नहीं है फसलों के ऊपर, और कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर एमएसपी मिलता है और वहाँ पर प्राइसेस का भी अगर आप कंपेयर करो तो काफ़ी फ़र्क निकलता है। एक जगह चले जाओ भारत के, तो वहाँ पर अगर आपने गेहूँ परचेज किया है भारत सरकार ने, तो वहाँ पर 1800 या 1850 जो है पर क्विंटल के हिसाब से रेट मिल जाता है। लेकिन अगर बात करो भारत के किसी और क्षेत्र की,
तो वहां पर 1000 तक पहुंच गया है या 1200 तक पहुंच गया, तो ये भी यहाँ पर कह सकते हैं कि एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो यहाँ पर ये ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट होता है, फसलों की खरीद होती है भारत सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर ना हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते ग्लोबली, अगर एफिशिएंसी लेकर आनी होगी, प्राइसेस ज़्यादा हो रहे हैं। आगे देखो, जो खरीद होती है भारत सरकार के द्वारा, वहां पर जो यहाँ पर महंगा हो जाता है ना काम, एक तो खरीद की एमएसपी के ऊपर जितने भी यहाँ पर रेट लगा, दूसरा इस उपज को यहाँ तक पहुंचाने का जो यहाँ पर सब्सिडी भारत सरकार के द्वारा दी गई थी, उसके ऊपर जो खर्चा हुआ वो तो देखा ही नहीं जाता। यहाँ पर सब्सिडी के तौर पर बहुत कुछ कर दिया जाता है, जैसे अगर कोई आपने बिजली की खपत की, उसके बिल माफ कर दिए जाते हैं राज्य सरकारों की ओर से, कि यहाँ पर जितने भी एग्रीकल्चर रिलेटेड जिनके पास कनेक्शन है उनके बिल ही नहीं आएंगे, या फिर बिल आधे कर दिए जाते हैं। और जब इरिगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है तो उसमें भी किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगाया जाता। अगर कोई नदी आ रही है, नदी से लिंक करके कोई यहाँ पर कैनाल बनाई गई है, तो कैनाल से अगर कोई वाटर यूज कर रहा है अपनी इरिगेशन के लिए, तो उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं है, कोई सरचार्ज नहीं है। इसके अलावा देखो, अभी आत्मनिर्भर भारत पैकेज आया था, तो उसमें भारत सरकार ने 65,000 करोड़ की यहाँ पर फर्टिलाइजर सब्सिडी प्रोवाइड की थी। तो 65,000 करोड़ भारत सरकार इसके ऊपर भी खर्च कर रही है सब्सिडी प्रोवाइड करने के लिए, फर्टिलाइजर के लिए। तो ये तो एक और अलग से खर्चा हो गया। तो इसके अलावा खरीद करनी है, उसके ऊपर अलग से भारत सरकार खर्चा करेगी। तो ये कॉस्ट जो है इसकी वजह से बढ़ती जा रही है एक्चुअल में। तो ये सभी इनविजिबल कॉस्ट हो चुकी हैं, इसको कोई देख ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर भी तो टैक्सेस का पैसा ही चल रहा है, और यहाँ पर भारत सरकार खुद से कोई पैसा तो लगा नहीं रही। पैसा तो वही है जो टैक्सेस के रूप में भारत सरकार के पास पहुंचा है, और यहाँ पर फार्म एक्टिविटीज के ऊपर लग रहा है। और इसमें एक और बात हो जाती है कि जो टैक्सेस से भी जो पैसा आ रहा है, वो भी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है और जो सर्विस सेक्टर है, उन्हीं सेक्टर से ज्यादा पैसा टैक्सेस से आ रहा है। जो प्राइमरी मार्केट है, जो फार्म सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर, उससे जो टैक्सेस से भी कोई पैसा नहीं आ रहा। और इसमें और बात कर रहे हैं, जो डेवोल्यूशन होता है टू स्टेट्स फ्रॉम वेयर द प्रोक्योरमेंट इज कैरिड आउट इन द शेप ऑफ टैक्सेस ऑन द प्रोक्यूर्ड ग्रेन लीव्ड बाय द रेगुलेटेड मार्केट और इनडायरेक्टली द स्टेट गवर्नमेंट। देखो यहाँ पर फिर टैक्सेस लगते हैं, जो मंडी टैक्स होता है एक तरह का, तो ये भी यहाँ पर जो आड़तिया होता है उसके ऊपर लगाते हैं, और जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस निकलता है उसके ऊपर ये छोटा सा टैक्स लगता है। ये टैक्स जो है, इसका पैसा यहाँ पर लगाया जाता है कि जो रेगुलेटेड मार्केट है उसकी मेंटेनेंस करने के लिए। तो यहाँ पर ये पैसा, ये भी स्टेट गवर्नमेंट जो है इसमें यहाँ पर फायदा पहुंचाती है। कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट भी यहाँ पर जो है डाल रही है यहाँ पर, कि किसी तरह से जो मेंटेनेंस है उसको यहाँ पर सही रखा जाए, कि जब भी यहाँ पर अनाज की प्रोक्योरमेंट हो तो उस समय जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो सही अवेलेबल हो किसानों के लिए। तो बहुत सारे खर्चे यहाँ पर जो है हो रहे हैं। कुछ खर्चे यहाँ पर मेजोरिटी खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, और कुछ बचा कुचा खर्चा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। अगर हम बात करें स्टेट गवर्नमेंट की, अगर उसको बोले कि आप एमएसपी के ऊपर फसलों की खरीद कर लो, तो वो इतने काबिल नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट्स पूरे राज्य की फसलें जो है वो खरीद करके अपने पास सेपरेट गोदाम बना के उस वहां पर रख लें। तो ये भारत सरकार ही कर सकती है, और भारत सरकार ही यहाँ पर कर रही है। तो ये अनफेयर हो गया। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि गरीबों के लिए, तो अगर देखो, अगर हम ये बोले कि जो फार्मर्स हैं, जो स्टेट के रिसोर्सेज हैं, सिर्फ फार्मर्स ही उनके ऊपर अपना फर्स्ट क्लेम डाल दे कि हमारा ही हक है इसके ऊपर, दूसरे और किसी सेक्शन का कोई और हक है ही नहीं, तो ये गलत बात हो जाएगी, ये सही नहीं है। जहां जहां पर भी अगर बात करें, जहां पर भी प्रोक्योरमेंट होती है फसलों की, तो जो भी एमएसपी मिलता है, ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट होता है, तो यहाँ पर जिस तरह का भी मार्केट होना चाहिए ना, उस तरह से मार्केट डेवलप नहीं होता है। और अगर बात करें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की, तो उस हिसाब से मार्केट जो डेवलप होनी चाहिए नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जो एमएसपी मिलती है वो गिनी चुनी फसलों के ऊपर ही है। और हमारे यहाँ पर जो ऑयल सीड्स होते हैं, इनकी काफ़ी जो है इसका डिमांड रहती है, तो हम जो यहाँ पर मलेशिया है, इंडोनेशिया, इन जैसे मुल्कों से इसका जो है इसका आयात करते रहते हैं। जो लेंटिल्स होते हैं उनका भी आयात करते रहते हैं। और दूसरी और जो हमारी फसलें हैं उनको सड़ने देते हैं कि हमारा जो गोदाम है वहीं पर सड़ते रहें। तो इसका भी हमें ध्यान रखना होगा। बहुत सारी फसलें ऐसी हैं जो खुले में रख देते हैं, और खुले में रखने की वजह से बारिश आती है, तूफान आता है, तो वहीं पर खराब हो जाती है। कई बार तो ऐसा होता है अगर कोई जानवर भी उसको खा लेता है, उसकी भी डेथ हो जाती है, जहर बन जाते हैं वो बाद में। और आखिर में यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट जो है ना, इसको यहाँ पर जिस तरह से भी यहाँ फार्मर्स की डिमांड है, तो उसको गवर्नमेंट उस हिसाब से ऑफर करना चाहिए, उस हिसाब से यहाँ पर ऑप्शंस जो है अवेलेबल करवानी चाहिए। तो यहाँ पर लास्ट में यही बात कर रहे हैं कि जो फार्मर का जो स्टेटस है, ठीक है, फार्मर्स जिस हिसाब से यहाँ पर उसको सपोर्ट प्रोवाइड करनी है,
तो यहाँ पर वो तो सही बात है, लेकिन अगर आप ये काम कर दें कि एमएसपी आप प्रोवाइड कर रहे हो कुछ गिनी चुनी फसलों के ऊपर, और वो भी गिने चुने राज्यों में, और उसके ऊपर भी जो आप खर्चा कर रहे हो वो भी किसी दूसरे का है, मतलब टैक्स का पैसा किसी और सेक्टर से आ रहा है, तो वो ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये बिल्कुल एक बैड पॉलिटिक्स है जो कि फार्मर्स और जो गवर्नमेंट है उसके बीच में चल रही है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो कहने का मतलब है जो यहाँ पर टैक्सेस का पैसा जितना दे रहा है उसको कम से कम उसका ½ शेयर तो वहाँ पर प्रोवाइड करो उसको फैसिलिटेट करने के लिए। उसका पैसा किसी और जगह पर आप लगा दोगे तो ये यहाँ पर बैड पॉलिटिक्स होगी, जिसको यहाँ पर भारत सरकार को सही करने की ज़रूरत है। तो ये था पूरा आर्टिकल। आई होप आपको समझ आई है अच्छे से। अगर आपको आर्टिकल्स अच्छे लगते हैं तो कृपया लाइक ज़रूर करें, मुझे इंटीमेशन हो जाता है कि आपको अच्छे लगे हैं। शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।